नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए कूलाम के नियम के बारे में बेसिक से जानकारी दूंगा और एक्स्ट्रा तक ले जाऊंगा, जिससे आपके जितने भी डाउट हों कूलाम के नियम से रिलेटेड वो सभी के सभी डाउट इसी क्लास में ख़त्म हो जाएं। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर कंपटीशन की तैयारी के लिए और इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए दोनों के लिए बहुत ही सफिशिएंट लेक्चर है। इससे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे स्टार्टिंग से। तो बच्चों, दो प्रकार के आयंस होते हैं हमारे पास। नंबर 1 पॉजिटिव आयन एंड अनदर इज नेगेटिव आयन। व्हेन टू पॉजिटिव आयन आर अटैच टू ईच अदर, जब दो पॉजिटिव आयन या दो एक जैसे पॉजिटिव या दो नेगेटिव आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। और जब नेगेटिव सेम नेचर के दो चीज़ हमको कंडीशन याद रखनी है, इसमें भी जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों में हमको दो कंडीशन, एक कंडीशन बेसिक से याद रखनी है। अगर सेम नेचर के आयंस हैं, सेम नेचर के आयंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, बोथ के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसको हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। और जब बच्चों यही जो आयन है अगर अपोजिट नेचर का हो जाए, यही आयन कौन से नेचर का हो जाए? अपोजिट नेचर का। जैसे एक पॉजिटिव आयन है और अनदर आयन है हमारे पास नेगेटिव। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं तो इनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम लोग आकर्षण बल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में आकर्षण बल बोलते हैं। इसी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को एक वैज्ञानिक ने बहुत अच्छे से बताया, जिसको कूलाम के नाम से जाना जाता है। इस कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने हमारे लिए एक नियम की प्रस्तुति की, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं बच्चों। तो अभी हमने ये बेसिक जानकारी ज्ञात करी। कैसे ज्ञात करी? हमारे पास दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। इसको हिंदी में बात करें बच्चों, पॉजिटिव आयन को, तो इसको हिंदी में बोलते हैं धनायन, और इसको नेगेटिव आयन को हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। जो हमारा फोर्स लगता है, चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, ये डिपेंड करता है इनके नेचर पर कि धनायन है या ऋणायन है। दो धनायन पास में आ रहे हैं या दो ऋणायन पास में आ रहे हैं। अगर धनायन धनायन पास में आ रहे हैं बच्चों, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे, और जिसको हम हिंदी में बात करें तो प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। और अगर ऋणायन ऋणायन एक दूसरे पास आते हैं तब भी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी दो सेम प्रकृति के आयन या सेम नेचर के आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो हमेशा इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है। और जब अपोजिट नेचर के आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो हमेशा इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, जिसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, हिंदी में आकर्षण बल बोलते हैं। और इन दो बलों के बारे में बहुत अच्छे से, जो आयन के बीच में जो फोर्स लगता है, हमारा बल लगता है, उसके बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया, जिसको कूलाम बोलते हैं। तो कूलाम ने कुछ नियम दिया था हमारे लिए इनसे रिलेटेड। तो बच्चों, अब हम कूलाम के नियम की प्रस्तुति करने जा रहे हैं आपके सामने, और आपके जितने डाउट होंगे इससे रिलेटेड, सारे के सारे डाउट आपके कूलाम के नियम से रिलेटेड डाउट आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों, कूलाम के नियम के बारे में कूलाम साहब ने दो बातें बोली थी। क्या क्या बातें बोली थी? ध्यान से समझनी है। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक बच्चों, मेरे पास पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, या ये एक नेगेटिव है, अनदर नेगेटिव है, या
एक पॉजिटिव है, अनदर पॉजिटिव है। ये प्लस क्यू बोल सकते हैं इसको माइनस क्यू, इसको माइनस क्यू, और इसको माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू। ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? आर डिस्टेंस पर है। ये एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। ऐसे ही ये भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों? आर दूरी पर। ऐसे ये भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? आर दूरी पर। ठीक है। ये जो कूलाम का नियम है बच्चों सभी के लिए वैलिड है, चाहे पॉजिटिव क्यू हो चाहे नेगेटिव क्यू के बीच में एक फोर्स लग रहा हो। और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? इनके बीच में फोर्स लगेगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। जिसको कौन सा बोलते हैं? आकर्षण बल। और इनके बीच में ये देखो सेम नेचर है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। ओके बच्चों, रिपल्सिव फोर्स को हिंदी में बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। तो जो कूलाम का नियम है ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आकर्षण बल की बात करें चाहे प्रतिकर्षण बल की बात करें। तो इसको बताया था इन्होंने, इसके लिए इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे। अभी हम दोनों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कूलाम के नियम के बारे में कूलाम साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट क्या था बच्चों? पहला स्टेटमेंट था कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, इन दोनों आवेश की वजह से जो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगे चाहे रिपल्सिव फोर्स लगे, इन्होंने क्या बताया था? जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है, जो इनके बीच में बल लग रहा है, जो इनके बीच में बल लग रहा है, बल को किससे प्रतीक करते हैं? एफ से। वो क्या होता है? इन दोनों आवेशों, आवेश कौन से हैं? क्यू और क्यू, या क्यू माइनस क्यू या माइनस क्यू, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, या इनको क्या बोल सकते हैं? Q1 बोल दो, Q2 बोल दो, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2, चाहे इसको Q1 Q2 कुछ भी बोल सकते हो। हम अभी क्या करेंगे? NCERT की किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ते हैं। तो वहाँ पर Q1 Q2 लिखा हुआ है, ऐसा ही देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल, या मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों आवेश के गुणनफल के कैसा होता है बच्चों? समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुपाती। तो इन्होंने स्टेटमेंट को, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण। अब वैद्युत आकर्षण कब लगेगा बच्चों? जब सेम नेचर के ना होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। देखो आकर्षण बल कब लग रहा है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हैं। या वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है बच्चों? समानुपाती, या समानुपाती को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था बच्चों, जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है कि जो मेरा बल F है ये इन दोनों आवेश कौन सा? पहला Q1 और अनदर Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है बच्चों? समानुपाती। देखो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो उनको बोलते हैं समानुपाती। अगर यही कैसे हो जाए? ऊपर नीचे, जैसे F प्रोपोर्शनल टू Q हो जाए तो ये आमने सामने है, तो इसको बोलेंगे बच्चों समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। समझ में आई ना बच्चों? मतलब समानुपाती अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। ओके बच्चों, अगर यही कैसे हो जाए? F 1/Q, मतलब एक ऊपर है और दूसरा नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बात करें तो। ओके बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जब कोई भी दो चीज़ें आमने सामने हैं तो उसको समानुपाती, और ऊपर नीचे हैं तो व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम साहब ने क्या बताया था बच्चों? देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। सेम नेचर, अपोजिट नेचर के आवेश हैं मेरे पास, चार्जेस हैं, जैसे एक प्लस Q1 है माइनस Q2 है। इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा।
अगर अपोजिट सेम नेचर के हैं, माइनस माइनस के हैं या प्लस प्लस के हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब एनसीईआरटी की तरह पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या बताया था कि हम दो आवेश ले लें जो कैसे हैं बच्चों, एक Q1 है और एक Q2 है, तो हमने Q1 Q2 ले ली। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कूलम साहब ने कि दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेश मतलब Q1 Q2 के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दोनों के लिए वैलिड है। F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा है बच्चों, समानुपाती या अनुपाती होता है। और F कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है। सदिश के लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, वेक्टर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स हमेशा ध्यान रखना कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको एक बहुत अच्छा सा इसका क्या बता दूं, शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि आप कैसे जानोगे कि ये वेक्टर है, वेक्टर का मतलब सदिश है या अदिश। तो बच्चों ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अगर किसी के अक्षर में वा आ रहा है, क्या आ रहा है, वा, व या ब, तो वो कैसी राशि है, सदिश। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, विस्थापन, विस्थापन, वेग, ओके, तो इनमें वा आ रहा है, इसमें वा आ रहा है। बल की बात करें, इसमें भी वा आ रहा है। ये सभी की सभी कैसी राशि हैं, सदिश। इसी की तरह बहुत सारी राशियां हैं बच्चों जिनमें वा आ रहा है, वो भी सदिश राशि, मगर कुछ एक्स वाई जेड 2-3 ऐसी राशियां हैं जिनमें वा आ रहा है फिर भी वो सदिश राशि नहीं है, उनके बारे में बाद में बताया जाएगा। अभी आप अच्छे समझो। तो आपने बहुत अच्छे से देखा पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बहुत अच्छे से ये है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F वेक्टर उन दोनों आवेशों के मध्य उन दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है बच्चों, समानुपाती या अनुपाती होता है। तो इसका स्टेटमेंट दिया रहा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था इन्होंने कि जो दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F वेक्टर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब की बार क्या है बच्चों, बीच की दूरी। और बीच की दूरी यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हो आप, आर आर आर, ये क्या है बच्चों, बीच की दूरी है आर। और दूरी भी बच्चों वेक्टर है, क्या दूरी वेक्टर होगी, नहीं होगी दूरी वेक्टर, ओके, दूरी आर। बट बच्चों यहाँ पर वेक्टर लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे नहीं पता ये Q2 कहीं और हो सकता है, इसलिए वेक्टर है। बीच की दूरी के कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, ऐसा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अर्थात इसको इस तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बल F वेक्टर इन्वर्सली, इन्वर्सली अभी समझाया था मैंने, वट्टे में नीचे, एक दूसरे के ऊपर नीचे, और दूरी R वेक्टर। तो F क्या हो जाएगा, R वेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और दूरी के वर्ग के होता है, ओके बच्चों, दूरी R वेक्टर के वर्ग के, दूरी R वेक्टर के वर्ग के, तो R वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ओके बच्चों। अब मेरे पास 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो कूलम साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए थे हमको। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया, वेक्टर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा दिया था इन्होंने कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F वेक्टर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R वेक्टर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर नीचे। अब इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे इन दोनों स्टेटमेंट को बच्चों, ओके। तो जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तो आप देखो यहाँ से मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। क्या देखेंगे, जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तो ये देखिए, ये मेरा फोर्स है बच्चों। जब भी 2 इक्वेशन को जोड़ते हैं क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 तथा 2 से जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो क्या देखूंगा बच्चों, जो चीज़ 2 बार आती है प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, जो चीज़ 2 बार आती है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो क्या करूंगा, F वेक्टर प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ऊपर है तो इसको Q1 Q2 को क्या लिख दिया ऊपर, और 1/r स्क्वायर है तो इसको 1/r स्क्वायर को यहाँ लिख दिया वेक्टर लगा के। अब इन दोनों का जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, F वेक्टर प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। समझ में आ रही है ना अच्छे से बात। अब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कूलाम साहब ने क्या किया था, इसके बाद अपना एक नियतांक दिया था, तो यहाँ पर मेरा ये कूलाम का नियम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाऊंगा तो आपको पता है यहाँ पर एक क्या आएगा बच्चों, नियतांक आएगा k, Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब बच्चों k ही क्यों लिया गया था, क्योंकि बच्चों ग्रीक भाषा में ये k क्या है, नियतांक। ये k क्या है बच्चों, नियतांक। और नियतांक को ग्रीक भाषा में कांस्टेंट कहते हैं। k से स्टार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, c से स्टार्ट नहीं करते। इसीलिए इसको किस में लिखा गया है बच्चों, k में लिखा गया है, क्योंकि वो अपनी भाषा में कांस्टेंट को c से स्टार्ट नहीं करते। बच्चों क्या करते हैं हम लोग अपने यहाँ कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CONSTANT, बट ये लोग ग्रीक भाषा में कैसे लिखते हैं, KONSTANT। इसलिए इन्होंने कांस्टेंट को किस में लिखा, k में। अगर हम लोग होते तो इसको किस में लिखते बच्चों, c में लिखते। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आई बात। ये k कौन सा है बच्चों, कैपिटल। तो अभी एक स्मॉल k भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, कूलाम का नियम का एक फॉर्मूला आ गया बहुत अच्छे से। क्या आया यहाँ पे देखो अच्छे से, क्या आया, F बराबर k Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब बच्चों इस k के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। k क्या है, एक मेरा नियतांक है। इसका क्या होता है बच्चों, एक बहुत अच्छी वैल्यू होती है, क्या, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये कूलाम के नियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ये k की वैल्यू। तो ध्यान से समझनी है। k का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। ये k कौन सा है बच्चों, छोटा k। छोटा k को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं परावर्तांक। छोटे k को क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तांक। ये डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर, माध्यम के ऊपर। मतलब मेरे जब दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है यहाँ पर, दूसरा Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में मैंने कौन सा मटेरियल भर दिया है, इन दोनों के आवेश के बीच में। यहाँ पर ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके बीच में इस जगह पर मैंने कौन सा मटेरियल भर दिया है, कौन सा क्या भरा है यहाँ पर, मटेरियल। ये इसी पर डिपेंड करती है k की वैल्यू, स्मॉल k की वैल्यू। तो ये k की वैल्यू वायु के लिए कितनी होती है बच्चों, k = 1। आपको सिर्फ यही वैल्यू याद रखनी है कि वायु के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, =1। अब बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और टर्म है। देखो ये पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, कितनी होती है, 3.14 या 22/7। हम क्या नहीं जानते, एप्सिलॉन नॉट। तो अभी समझने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके क्या वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है निर्वात की वैद्युतशीलता की। एप्सिलॉन नॉट = 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन बट्टे मिलीमीटर। क्या आएगा, देख लेते हैं, इसकी निकाल के देख लेते हैं। इसका क्या आएगा अभी बताता हूँ अच्छे से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर, इसकी विमा निकल के आ जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं बच्चों बड़े बढ़िया से, आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा पता लग गई। अब बच्चों इस टोटल की वैल्यू निकालूँ मैं k की, तो k की वैल्यू निकालूँ 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। जब मैं बच्चों इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी एक वैल्यू आती है, वो बच्चे, हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, क्या आती है, k की वैल्यू 9 × 10⁻9। अभी ये कैपिटल k की बात चल रही है, मतलब ये 9 × 10⁻9 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k। और ये k क्या लगाना है हमें, यहाँ पर k की वैल्यू 1 लगानी है, किसके लिए, वायु के लिए या निर्वात के लिए। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है जनरली हम किसके लिए पढ़ते हैं, वायु या निर्वात के लिए, और इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है, क्या होती है, 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी आपका कूलाम का नियम यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी क्या है बच्चों, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IIT AMU की परीक्षा और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, NTPC, रेलवे के एग्जाम, SSC में क्या आया है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं किसके ऊपर, इसकी एप्सिलॉन नॉट जो आप देख रहे हो ना,
इसकी विमा और इसके मात्रक के ऊपर। तो अभी हम क्या देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रा निकालना सीखेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रा निकालना सीखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले निकालना सीखते हैं हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक। तो बच्चों जिसको मात्रक आता है वही विमा निकाल सकता है, और जिसको मात्रक नहीं आता उसको विमा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये बच्चों क्या है, बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है एमसीक्यू में, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है जो कूलाम ने दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। एयर के लिए, वायु के लिए इस के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। बच्चों आपको एक बात अच्छे से बता दूं, जब भी आप मात्रक या विमा निकालोगे तो जो भी चीज़ संख्या में दे रखी है उसको क्या कर दो, काट दो। उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या 4 है, पाई है, इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कैची का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें क्रॉस गुणन कर दो। तो F इंटू एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 Q2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से इसका मात्रक बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या, Q1 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। और एक और क्या है, Q2 आवेश, इसका ही मात्रक क्या है, कूलाम। और फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, बहुत सबको पता है फोर्स का मात्रक, क्योंकि न्यूटन साहब ने दिया था। और आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का बच्चों मात्रक क्या निकल के आ गया, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों जब भी मात्रा लिखेंगे ना, हम ये इस तरीके क्रॉस गुणन नहीं लगाएंगे, क्रॉस का मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ऐसे डैश का चिन्ह लगा देंगे। इसको इंग्लिश में लिखूँ तो बच्चों क्या लिखूँगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से भी और कंपटीशन के पर्पज़ से भी। ये मान लीजिए कूलाम के नियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब यहीं से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसकी विमा निकाल लेंगे। देखो जो भी बच्चा मात्रा निकालना चाहता है वो आराम से विमा निकाल सकता है, क्योंकि विमा निकालना उसी को आ सकता है जो मात्रा निकालता है। कूलाम है, कूलाम की विमा कितनी होती है बच्चों, ध्यान से याद रखनी है, 80। और इस वाले कूलाम की विमा कितनी होती है, 80। और ये न्यूटन है, न्यूटन की विमा कितनी होती है, MLT-2। और मीटर है, मीटर की विमा कितनी होती है, L स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, A2 T2। और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, L1 है और ये 2 तो ML3 T-2। इसको ऊपर पहुंचा दो बच्चों, तो ऊपर पहुंचाओगे तो A2 T2 तो है ही है, ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, पावर यहाँ कितनी है दिख नहीं रही, 1 मान लेते हैं, ऊपर गई तो माइनस में चली जाएगी, ये ऊपर गई तो ये भी माइनस में चली जाएगी, और ये ऊपर गई तो ये प्लस में चली जाएगी। अब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले M को लिखना है आपको, फिर L को लिखना है, फिर T को लिखना है, उसके बाद जो भी चीज़ है उसको लिख दो। मगर तरीका क्या है विमा लिखने का, सबसे पहले M को लिखोगे, फिर L को लिखोगे, फिर T को लिखोगे। तो सबसे पहले M को लिखते हैं, ये M है, M के ऊपर माइनस पावर में -1 है, L में -3 है, T में 2 है, ओके। T कितना है, 2 और 2 4, ओके, और A कितना है 2। तो यहाँ आपने एप्सिलॉन नॉट की क्या देख ली बच्चों, विमा देख ली। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है बच्चों, विमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 2 क्वेश्चन हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों पे स्टार मार्क कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बहुत सारे एग्जाम, SSC, NTPC, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम बैंकिंग सेक्टर में है ना, जिनमें साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, +2 के एग्ज़ाम में है ना, JEE मेंस के एग्ज़ाम में, IIT वाले में, CPMT, ओके, मेडिकल एग्ज़ाम, एम्स, इन बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया बच्चों।
और मात्रक और विमा से आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों यहीं मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी आपको डाउट आए वो आप मेरे इस कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे आप अपने अच्छे से सजेशन दे सकते हैं, जिससे मैं अपने इस लेक्चर को क्या कर सकूं और अच्छा कर सकूं। तो मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।